यस मैम। व्हाट इज बैंकर्स टू बैंक? आरबीआई के फंक्शन में हम लोगों ने देखा था बैंकर्स टू बैंक। आरबीआई इज बैंकर्स टू बैंक। कहने का मतलब क्या है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं होगा? बताइए अंकित। मैम जो बैंकिंग बिजनेस को कंडक्ट करवाता है। हाँ, अगर शॉर्टेज होता है बैंक के पास, सारे कॉमर्शियल के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास अगर शॉर्टेज होगा तो वो सीधा जाएगी आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट वगैरह चार्ज करती है ना, अभी हम लोग समझेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि लोन आरबीआई देती है ना कॉमर्शियल बैंक को। यस मैम। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग के पास शॉर्टेज होता है तो लोन लेने कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज होता है तो वो आरबीआई के पास जाती है। ठीक है, यस मैम। अब आइए, मैम फिर से बोलेगा तो। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास कैश का शॉर्टेज होता है तो वो आरबीआई के पास आवाज नहीं आ रही मैम आपको। किसी को नहीं आ रही है, सिर्फ चंदन का प्रॉब्लम है ये। मैम आ रहा है नो आवाज। मैम, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। मैम आ रहा है क्लियर आपके साइड आवाज। प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आवाज आ रही है चंदन? यस मैम आ रही है। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास प्रॉब्लम होगा, शॉर्टेज होगा कैश का, तो वो जाएगी आरबीआई के पास। जैसे हम लोगों का बैंक कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का बैंक आरबीआई। क्लियर है? यस मैम। चलिए, अब आइए मॉनेटरी पॉलिसी पे। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं चलो महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लोन वगैरह पे असर पड़ रहा है, होता सुनते हैं ना। तो Yes, ये ma'am. सारा कुछ होता है मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ही, और यही मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का जिम्मा, इकलौता जिम्मा दिया गया है आरबीआई को। ठीक है, समझ Yes, आया? ये यही मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जहां कर्सर मूव हो रहा है वहां देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो है। तो सबसे Yes, पहले हम लोग क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे कि क्वांटिटेटिव के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन हो गया, लोन हो गया या डिमांड हो गया, इन सबको कैसे कंट्रोल करती है। और मेन मकसद होता है हमारा महंगाई कंट्रोल करना। ठीक है, बाकी सब इंटरकनेक्टेड है, जो लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिमांड हो गया, ऊपर जितना लिखा है ना पॉइंट। ठीक है, yes मैम। और अगर आप रीड आउट करेंगे तो वही लिखा हुआ है कि कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिमांड कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट कंट्रोल करती है, लोन कंट्रोल करती है, कैश कंट्रोल करती है, प्राइस कंट्रोल करती है, और अल्टीमेटली महंगाई कंट्रोल करती है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी इज यूजुअली डिफाइंड एज द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी pertaining to the control of the availability, cost and use of money and credit with the help of monetary measures। यानी मॉनेटरी मेजर्स की थ्रू क्या करती है सेंट्रल बैंक? कंट्रोल करती है मनी का अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और यूज ऑफ मनी और क्रेडिट यानी कर्ज। बात आई समझ में? इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक गोल। हाँ, तो ये स्पेसिफिक गोल जो क्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहने का मतलब स्पेसिफिक गोल यानी इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इन द इंडियन कॉन्टेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कंप्राइजेस दोज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक दोनों मिल करके ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करती है। जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करेगी आरबीआई को कि मॉनेटरी पॉलिसी का जितना रेट है, आप लोग एटलीस्ट सुने तो होंगे, नहीं कॉन्सेप्ट पता है लेकिन सुने तो होंगे कि हाँ रेपो रेट होता है, सीआरआर बढ़ गया, एसएलआर बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ गया, सुना है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे हम लोग, लेकिन ये न्यूज में अक्सर आते रहता है। ठीक है, साल में कम से कम 2-3 बार तो जरूर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे कि इन सब के थ्रू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करती है आरबीआई को, और आरबीआई फिर वो सारे इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करती है, which directly influence the volume and composition of money supply, size and distribution of credit। देखिए, तो मनी सप्लाई को करना। अब मनी सप्लाई जैसे मान लीजिए, उसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे? लोन वगैरह महंगा करके। ठीक है, एक हिंट के तौर पे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लोन वगैरह महंगा करके लोग ले नहीं पाएंगे क्रेडिट वगैरह। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 लाख लोन लेने के लिए गए, अगर आप उसके जगह पे अगर आपको 1.5 लाख 2 लाख रिटर्न देना पड़े तो कोई लोन Yes, लेना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कंट्रोल करती है आरबीआई।
सारा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द इफेक्ट्स ऑफ दीज मॉनेटरी वेरिएबल्स अपॉन रिलेटेड फैक्टर्स सच एज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, इनकम एंड प्राइस। द ब्रॉड कंसर्न, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जो ब्रॉड कंसर्न है मॉनेटरी पॉलिसी का इन इंडिया हैव बीन क्या क्या। सबसे पहले रेगुलेट मॉनेटरी ग्रोथ, ठीक है, एज टू मेंटेन अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए पहला ये काम आता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिर दूसरा है टू इंश्योर एडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू असिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर करने के लिए कभी मतलब अगर जरूरत पड़ा तो हम क्रेडिट को थोड़ा लिबरल कर देंगे, लोन देने के सिस्टम को थोड़ा लिबरल कर देंगे। अगर लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रहा है मार्केट में, महंगाई बढ़ रही है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, कम भी कर लेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ये टू इनकरेज द हाउ ऑफ क्रेडिट, हाउ ऑफ क्रेडिट मतलब मान लीजिए नियम कानून बहुत ज्यादा कड़ा हो गया, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जा रहा है जो हम अवेलेबल इजिली हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू इनकरेज द हाउ ऑफ क्रेडिट इनटू सर्टेन डिजायर्ड चैनल इंक्लूडिंग प्रायोरिटी एंड देयर टू द नेग्लेक्टेड सेक्टर, ठीक है। किसी सर्टेन सेक्टर में हम ज्यादा चाहते हैं लोन ले लो, किसी सेक्टर में चाहते हैं कम लोन ले, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे ना आरबीआई के फंक्शन में कि एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, स्मॉल इंडस्ट्री, इन सब पे फोकस करना है, बढ़ावा देना है, तो इन लोगों को थोड़ा चीपर रेट पे भी लोन मिलता है। डिस्कशन हुआ था अमरेंद्र, याद है? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. तो वही यहाँ पे इस पॉइंट में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम एंड क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फिलिंग क्रेडिट गैप, ठीक है। क्रेडिट गैप वगैरह जितना भी होता है उसको लिबरलाइज करने का काम होता है। इसके लिए देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली वो ये, ठीक है। और वो दो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। Qualitative. तो क्वांटिटेटिव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा रेट दिया हुआ है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और यहाँ वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट है। वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट में दो है, एक CRR और SLR, ठीक है। ये रीड आउट आप कर लीजिए, लेकिन हाँ और फिर हाँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप यहाँ पे समझने पे ध्यान दीजिए, और इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ थोड़ा। मैम इसका PDF भेज दीजिएगा ना। ये PDF आप लोग के पास है, मैं भेज चुकी हूँ ग्रुप में, रुचि। यस Yes, मैम, ma'am, आ आपने गया भेजा हुआ है, हाँ भेजा हुआ है आपने मैम। ये आप ही का मॉड्यूल का है, या इसी में समझते जाइए। देखिए सबसे पहले जैसे बैंक रेट बोल रहा है, तो बैंक रेट हम किसको कहते हैं, बैंक रेट हुआ जब हम लॉन्ग टर्म फंड ले रहे हैं आरबीआई से, हम मतलब यहाँ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कौन किसको ले रहा है ये बात क्लियर होना चाहिए। जब कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म फंड ले रही है आरबीआई से तो उसको हम बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रही है बैंक आरबीआई से, अगर कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन ले रही है आरबीआई से और उसके बदले जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, वो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, वो रेपो रेट पे, ठीक है। इसमें और क्लियर वर्जन में लिख लीजिए, थोड़ा पहले रेपो रेट लिख लीजिए। रेपो रेट ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन, इसको बोलते हैं। डन। और अब ये लिख लीजिए, रेट एट विच, बुलेट पॉइंट में छोटा छोटा बस लाइन लिखना है, ज्यादा इलॉबरेट करके मैं नहीं लिखवा रही हूँ। रेट एट विच आरबीआई lend money to commercial बैंक, जिस रेट पे, फिर से मैं बोल रही हूँ समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, जिस रेट पे आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड, इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। हो गया मैम क्या लिखा आपने, कॉमर्शियल बैंक के बाद क्या था मैम? इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड।
कोई भी इंटरेस्ट दे के पैसा कब लेगा? जब पैसे की कमी होगी तभी ना। तो कमर्शियल ma'am. बैंक के पास अगर शॉर्टेज हो जाता है कभी भी फंड का, तो जाती है वो आरबीआई के पास, ठीक है। और वो जो Yes, इंटरेस्ट चार्ज करती है, आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। समझ आया? यस मैम। यस मैम, आरबीआई जो चार्ज करती है उसको कहते हैं रेपो रेट। हाँ, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से जो चार्ज करेगी उसको कहेंगे हम रेपो रेट। और एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि ये कोलैटरलाइज्ड होता है, यानी आपको कुछ ना कुछ, आपको कॉमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखिए इट इज कोलैटरलाइज्ड। उस टर्म को बोलते हैं कोलैटरलाइज्ड। कोलैटरलाइज्ड, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस Yes. रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो अब जरा सोचिए, रेपो रेट आरबीआई दे रही है, ये समझने वाली बात है, ये ध्यान दीजिए। रेपो रेट मान लीजिए 6%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो चेंज होते रहता है, मान लीजिए 6% पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को। तो कॉमर्शियल बैंक क्या हम लोगों को 4% में दे पाएगी? नो मैम, नो मैम। नो मैम। नुकसान हो ऑब्वियसली जाएगा उन लोग का मैम। अगर 6% पे हाँ, हाँ तो सुनिए आगे कि अगर रेपो रेट 6% पे अगर है, तो ऑब्वियसली हम लोगों से चार्ज करेगी 8%, 9%, इस तरह से, ठीक है। अब Yes, 9% चार्ज करेगी तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इजिली अवेलेबल है 9% चार्ज देना, तो हम लोग ज्यादा लोन लेंगे। होता है कि नहीं होता है? अगर कम रेट पे लोन अवेलेबल होगा तो हम लोग छोटा मोटा काम जो रुका हुआ था, घर बनाना हो गया, दुकान खोलना हो गया, ठीक है, लोन लेना शुरू कर देंगे। तो लोन अगर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गया हाथ में, अमाउंट Yes, सबके हाथ में, यानी लिक्विडिटी, कैश सबके हाथ में अगर आ गया, तो ऑब्वियसली घमंड बढ़ गया। घमंड बढ़ गया तो कहीं भी हम जाएंगे, जो जो खरीदना है भाई, मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे, मिठाई खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, कहने का मतलब जो जो खरीदना होता है खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नतीजा, अगर मान लीजिए 100 रुपए का चीज है, अगर आप मोल मुलाई नहीं करेंगे, रुपये का चीज 120 में देगा, ठीक है। पता चल जाता है ना Yes, ma'am. शॉपकीपर को कि हाँ इसके पास पैसा है। तो 100 रुपये का चीज कई बार 110, 120 में दे देगा। दूसरे के पास Yes, भी ma'am. पैसा है, उसको भी 120। इस तरीके से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करेगी आरबीआई को कि यहाँ अब महंगाई बढ़ रही है, अब आपको कंट्रोल करना है। इसीलिए देखिए आरबीआई जनरली बोलती है ज्यादा इजीली लोन अवेलेबल मत करवाओ। अब देखिए बैंक को तो कमाना है, बैंक दे रही है, अब क्या होगा कि इस पे कंट्रोल, मतलब लगाम कसना होगा बैंक पे। बैंक के थ्रू ही ना हम लोग पे लगाम कसा जा सकता है। विश्वजीत इधर ध्यान दीजिए, टेक्निकल चीज है, एक भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बात बोल रही थी मैं कि यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे। अब 6% रेपो रेट अगर है, तो 6% की जगह पे हम कर देंगे 10%, ठीक है। 10% या 20% या 30%, कॉन्सेप्ट यहाँ ये है, जितना भी परसेंट आप रखे बढ़ा देंगे। अब रेपो रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली कॉमर्शियल बैंक उससे कम में तो देगी नहीं आपको। बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली उसका भी इंटरेस्ट बढ़ यस जाएगा। मैम। अब लोन महंगा हो गया तो जल्दी कोई लोन लेने के लिए आएंगे? नो मैम, नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अगर आपको वही जो अभी मैं बोल रही थी कि 1 लाख की जगह पे अगर आपको 1.5 लाख पे करना पड़े, 2 लाख पे करना पड़े, तो लोन वहां पे नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा रुक Yes, जाएंगे। ma'am. नतीजा Yes, क्या होगा? नतीजा, नतीजा मैम उसका कंट्रोल हो जाएगा। जो हो रहा था, हम लोग के हाथ में पैसा था, हम लोग के हाथ में पैसा नहीं, अगर नहीं खरीदेंगे मिठाई, महंगाई बढ़ जाएगा। शॉपकीपर सबको लगेगा कि चलो भाई ये डिमांड हो नहीं रहा है, लोग मेरे दुकान पे आ नहीं रहे हैं, लगता है हम प्राइस घटाना पड़ेगा। घट गया, महंगाई yes कंट्रोल मैम। होगा। यस यस मैम। मैम। तो इस तरीके से आरबीआई, गवर्नमेंट, ये लोग मिल करके महंगाई कंट्रोल करती है। तो रेपो रेट अगर बढ़ा, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम हमारे पास कॉमर्शियल बैंक घट जाएगा, हाँ, कॉमर्शियल बैंक का। हाँ तो सोचिए क्या क्या बढ़ेगा। एक मिनट, क्या क्या इफेक्ट हुआ, एक मिनट। इधर लिखने का था, कुछ गायब हो गया। मैम लिखने का नहीं होता है, मार्क करने का होता है। अरे नहीं भाई,
वो ज्यादा यूज नहीं करती हूँ इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है। खैर आप लोग कौन सा अपने लैपटॉप है मैम? लैपटॉप HP का है, लेकिन ये जूम ऐप का है। i3। मैम साइड में है, इस साइड कलर पे है ना वो। मैम राइट साइड। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि ये रेपो रेट का क्या किस किस तरीके से असर पड़ा। रेपो रेट अगर हम बढ़ाएं तो इंटरेस्ट पे असर पड़ा, फिर लोन पे असर पड़ा। लोन क्या हुआ, कम हुआ ना, मतलब महंगा हुआ तो लोग कम डिमांड करने लगे। कैश Yes. लोन कम हुआ, डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ, नतीजा लास्ट में कम हुआ। महंगाई कम। भी कम महंगाई कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से रेपो रेट मैम काम कर- इंटरेस्ट हो गया, लोन हो गया, हाँ, तो ये डिमांड हो आप लोगों गया। को नोटबुक में आप लिखते, मतलब ये आपको नोटबुक में लिखना है कि जैसे इंटरेस्ट, लोन, कैश, डिमांड, प्राइस, इन्फ्लेशन, ये सब लिख दीजिए और शॉर्ट में बस एरो मार्क मार दीजिए नीचे के साइड। ठीक है, क्या हुआ, रेपो रेट बढ़ा तो बढ़ा का आप सिंबल दे देंगे ऊपर के साइड, तो ज्यादा आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट लिखिएगा। रुकिए व्हाइट बोर्ड Yes. शेयर करती हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे रेपो रेट या कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे अगर बढ़ता है, मॉनेटरी रेट अगर बढ़ेगा, ऐसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, फटाफट बताते जाइए। घटेगा मैम मैम। इंटरेस्ट रेट घटेगा। घटेगा मैम। रेपो रेट बढ़ेगा, बढ़ेगा मैम। इंटरेस्ट बढ़ेगा मैम। नहीं समझे आप लोग। मैंने कहा, क्या कहा, रेपो रेट अगर RBI अगर महंगे दर में अगर कॉमर्शियल बैंक को कर्ज देगी तो क्या कॉमर्शियल बैंक आप लोग को सस्ते रेट में नो देगी? मैम, नो मैम, नो इंटरेस्ट मैम, बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। ऑब्वियसली, तो यहाँ रेपो रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है, तो आप लोग ऐसे एरो देंगे, आप लोग पूरा लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ Yes. पे लोन अगर बात करेंगे तो लोन लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे कि कम डिमांड करेंगे? कम डिमांड घटेगा, करेंगे। हम डिमांड लोन करेंगे। घटेगा। तो लोन कम होगा। ठीक है, लोगों के Yes. पास लोन कम लेंगे लोग, तो यह नतीजा कैश भी कम है। अब इन लोगों के पास कैश कम रहेगा, आप लोग हॉस्टल में रहने वाले हैं, आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो चाउमीन तो वगैरह डिमांड खाने होगा। जाएंगे, नो डिमांड मैम, डिमांड कम होगा। जो आलतू फालतू चीज Demand खरीदते हैं वो सब तो नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगा। तो Yes, डिमांड ma'am. कम हुआ मार्केट में। इसी तरीके से हम लोग जैसे आप लोग प्राइस लोग प्राइस हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड बढ़ा घटा तो नतीजा और क्या बढ़ा, ये P फॉर भी हो घटेगा। गया विराट, हो गया। प्राइस भी घटेगा। गाना बंद कर दो अपना। ध्यान दीजिए, यहाँ प्राइस भी घटा। अब जो इन्फ्लेशन है क्या हो गया, नतीजा जो अल्टीमेट हमारा मकसद था वो क्या हुआ, महंगाई घटा। यस मैम। अब यहाँ देखिए, ये भी आई है, ये भी आई है, ये आई इज फॉर विश्वजीत, पहला आई किस, इंक्रीज पहला आई इज फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लोन Interest. कैश डिमांड प्राइस इन्फ्लेशन। shows your concentration level. This I is for interest and this I is for inflation. इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से कंट्रोल करता है। तो सब रेट समझ में आ रहा है? आप देखिए, ये रेपो रेट आप समझ गए? यस मैम। जाते जा रही हूँ। RBI, यहाँ है RBI, ठीक है। फिर RBI का ये कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन, मान लीजिए SBI सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है, SBI को ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लीजिए, ठीक है, समझते जाइए। यस बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यहाँ पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो फिर कुछ और ही फुल फॉर्म निकाल लीजिएगा आप लोग। फिर आ जाइए यूको बैंक, ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ कॉमर्शियल बैंक का नाम आप लोग जानते ही हैं। मैम टोटल कितने बैंक है? टोटल अब तो घट रहा है प्राइवेटाइजेशन के बाद, 24 था लास्ट, अभी करंट तो और चेंज हुआ है, करंट मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल देख लीजिएगा या मैं करके बता दूँ, देख लेंगे मैम। ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या मैं बात कर रही थी, तो जो कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा RBI को, उसको हम लोग कहेंगे रेपो रेट।
रेपो, ठीक है। अब Yes, एक टर्म है रिवर्स रेपो, ठीक है। अब एक टर्म है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो मतलब रेपो रेट में क्या हुआ, आरबीआई को देना पड़ रहा है कॉमर्शियल बैंक को कर्ज लेने पे, ठीक है। अब रिवर्स मतलब अब आरबीआई को देना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो। तो आरबीआई किस केस में देगी, देखिए जब कॉमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज हुआ, जब कॉमर्शियल, ध्यान से सुनिए, दोबारा मैं बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ, वापस जिसका भी ध्यान इधर उधर है सब लोग वापस आ जाइए, मेंटली वापस आ जाइए। अब सुनिए, कॉमर्शियल बैंक के पास जब शॉर्टेज हुआ तो आरबीआई के पास गई, शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ तो आरबीआई के पास गई। अब कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अगर होगा तब भी आरबीआई के पास जाएगी, क्योंकि देखिए कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस होगा तो अगेन क्या होगा, मार्केट में पैसा जाएगा ना, सरप्लस पैसा अगर होगा तो। यस मैम। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास जो सरप्लस पैसा है, आरबीआई बोलती है कि मेरे पास रख लो अगर सरप्लस है तो वो उसके पास रख देती है, उसके लिए नॉमिनल चार्ज वगैरह आरबीआई भी देती है, ठीक है। लेकिन ये जो सरप्लस, समझ आया? यस मैम। ये सरप्लस पैसा जब बैंक के पास होता है तब जो वो आरबीआई के पास रखेगी और आरबीआई उसके बदले जो इंटरेस्ट देगी वो हो जाएगा रिवर्स रेपो। तो ऑब्वियसली कॉमर्शियल बैंक की जरूरत थी, जब शॉर्टफॉल था कैश का तब आरबीआई से कैश लिया गया, ठीक है। तो वो जरूरत है जो आरबीआई देगी, चार्ज करेगी, वो उसको लेना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स रेपो के केस में हमेशा रेपो से वो रिवर्स रेपो का रेट कम होगा, क्योंकि जरूरतमंद यहाँ आरबीआई नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए रिवर्स रेपो का रेट हमेशा रेपो रेट के कंपैरिजन कम ही होता है, थोड़ा ही कम होता है, 1% ही कम रहे लेकिन कम होता है, ठीक है। तो आप लोग रिवर्स रेपो में बस याद आ जाए आप लोगों को, इसके लिए बस एक लाइन लिख लीजिए, रिवर्स रेपो। और डायग्राम के थ्रू आप, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ वैसे आप अपना जो समझ रहे हैं वो डायग्राम के थ्रू बना लीजिएगा। यस मैम। ठीक है, मेन आपको है कॉन्सेप्ट समझना और कैसे महंगाई कंट्रोल होता है वो समझना, ठीक है। तो लिखिए, इफ अ बैंक हैज सरप्लस मनी they can park their excess liquidity सरप्लस मनी के बाद क्या था? they can park their excess liquidity with RBI हो गया, and central bank will pay interest on this. This interest rate is reverse repo rate. मैम, क्या? एंड सेंट्रल बैंक विल पे इंटरेस्ट के बाद क्या बोल दिया आपने? On this interest rate is reverse repo rate. तो ये हो गया reverse repo rate. तो दो इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख चुके हैं अब तक। एक देख लिए रेपो रेट, आर लिख देती हूँ मैं, दूसरा देख लिए रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और फिर तीसरा हम लोग देख लिए बैंक रेट, जब लॉन्ग टर्म लोन अगर हम लेते हैं तो, शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो रिवर्स रेपो रेट, सॉरी शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो बैंक रेट। बात आ रही समझ में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे देखें, लॉन्ग टर्म अगर हम ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म एलटी लिख देती हूँ मैं, तो हम कहेंगे बैंक रेट। लॉन्ग टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक ले रही है आरबीआई से, लिख लीजिए रफली, लॉन्ग टर्म लोन अगर हम कॉमर्शियल बैंक ले रही है आरबीआई से, ठीक है, जो रेपो रेट में लिखे हैं सेम टू सेम रहेगा, बस लॉन्ग टर्म की जगह पे शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। और कोलैटरलाइज की जगह पे नॉन कोलैटरलाइज रहेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? रेपो कंफ्यूजन हो गया, रिपीट कर यस दीजिए। मैम। दोबारा बता रही हूँ, जहाँ रेपो रेट में हम लोग क्या लिखे कि लोन ले रहा है, मतलब कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से और आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दैट इज रेपो रेट। यस मैम। इसके अलावा और लिखिए कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फाइन। यस मैम। रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्लियर? रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक होता है, तो मैम लॉन्ग टर्म के लिए बैंक होता है। बैंक बैंक वाला। रेट होता है। अच्छा बैंक रेट। ठीक है, और क्या, आप रेपो रेट में कोलैटरलाइज लिखे थे ना कि गिरवी रखना यस होता है, लेकिन बैंक रेट में गिरवी नहीं रखना होता, नॉन नॉन हो जाएगा। तो नॉन कोलैटरलाइज। कंफ्यूजन दूर अंकित? मैम रेपो रेट में कोलैटरलाइज होगा। हाँ, रेपो रेट में लिखवाई हो ना, कोलैटरलाइज होता है, गिरवी रखना होता है। और लॉन्ग टर्म में नो कोलैटरलाइज। नो कोलैटरलाइज को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है हम लोग को बैंक रेट में। समझ गया मैम। कंफ्यूजन दूर? यस मैम। यस मैम। अब क्या बचा? बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब नेक्स्ट होता है CRR। CRR किसको बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो को। CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो नाम पे ध्यान दीजिए, कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक में, तो चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर सेविंग अकाउंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कहलाता है NDTL। क्या कहलाता है? NDTL। NDTL। अब इसका फुल फॉर्म नेट लिखते जाइएगा, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, यस मैम। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कहने का मतलब हम लोग जिस भी फॉर्म में पैसा रख रहे हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या लॉन्ग टर्म के लिए FD वगैरह अगर हम रख रहे हैं जो हमको बाद में 4 साल 5 साल के बाद निकालेंगे, ठीक है, तो वो तो लाइबिलिटी है ना बैंक के लिए। हम लोग जो कैश रख रहे हैं तो वो वापस देना है ना, यस मैम। वो लाइबिलिटी है। तो अब मान लीजिए अगर दिवालिया हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या हम लोग का पैसा डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए यही सिस्टम, इसी चीज के लिए सिस्टम रखा गया है CRR का, कि जितना NDTL बैंक के पास होगा उसका कुछ परसेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर से यहाँ पे मैं 4% बता दूं, अगर 4% आपको रखना पड़ेगा RBI के पास। समझ आया? NDTL का कुछ Yes, परसेंट ma'am. रिजर्व के RBI तौर पे आपको RBI के पास रखना होगा। ठीक है, यानी ये 4% का तो कोई यूज कर ही नहीं पाएगी बैंक, और इस पे कोई इंटरेस्ट भी RBI नहीं देती है, बस उसको रिजर्व रखना है, सिक्योरिटी मनी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, Yes, उसके ma'am. ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड विश्वजीत, फाइनली यस आया आपका। तो इसमें आप लिख लीजिए CRR। पहला पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट of customer, fraction of total deposit of customer which commercial banks have to hold as reserve either in cash or as deposit with central bank. Either in cash or as deposit with central bank. हो गया मैम। अब ये पॉइंट भी लिख Done, लीजिए, ma'am. पॉइंट बना के लिख लीजिए, बैंक गेट्स नो इंटरेस्ट ऑन कैश रिजर्व। बैंक गेट्स यानी इस पैसे को हम यूज कर ही नहीं सकते, कॉमर्शियल बैंक यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, बैंक गेट्स नो इंटरेस्ट ऑन कैश रिजर्व हो गया। Yes, ma'am. They want, Yes, ma'am. they want CRR to be as less as possible. Done? CRR के बाद मैम। CRR to be as less as possible. कमर्शियल बैंक की ये चाहत होती है
कि सीआरआर जितना कम रखना पड़े, सिक्योरिटी जितना कम रखना पड़े, उतना कम पैसा मेरा फंसेगा, ठीक है, उसको उतना बिजनेस में यूज कर पाएंगे। बात आगे समझ में? तो इट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर कॉमर्शियल बैंक। हो गया? अब देखिए सिक्योरिटी के लिए एक और चीज होता है, यहां तो सीआरआर देखिए, अब एक होता है एसएलआर। एसएलआर भी वही सेम है, पूरा फुल फॉर्म लिखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। क्या बोले मैम? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये भी सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हम आरबीआई को नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम अपने पास रख रहे हैं, और वो पैसा आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अपने पास मतलब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, मुझे कॉमर्शियल बैंक बोलना चाहिए, अपने पास नहीं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। एसएलआर यानी कॉमर्शियल बैंक को जितना कंपलसरी रखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर ज्यादा, कभी डिमांड ज्यादा कस्टमर आ गए, तो वो हाथ खड़ा करके नहीं बोल सकता कि मेरे पास कैश नहीं है। इसी Yes, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो निकाला गया कि इतना पैसा आपको रखना ही रखना होगा। फॉर एग्जांपल फॉर से 10% आपको रखना पड़ेगा, या 18%, एसएलआर जनरली हाई होता है, 18% के अराउंड अगर आप मान लीजिए कि 18% आपको रखना होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए, ये चेंज होते रहता है, तो 18% रखना पड़ेगा। तो 18% किस फॉर्म में? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में आप अपने पास रखिए, बैंक अपने पास रखेगा कॉमर्शियल बैंक, या तो कैश के फॉर्म में अपने पास रखेगा, या तो गोल्ड के फॉर्म में अपने पास रखेगा, ठीक है, जो तुरंत हम लिक्विड कर सकते। तो इन सारे फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। अब जैसे कैलकुलेट कर लीजिए, 4% हमको एनडीटीएल का रखना पड़ा, ठीक है, तो Yes, 90। ma'am. अब मान लीजिए एसएलआर 18% बोल रहा है, तो 78, तो हम लोग तो अपने बिजनेस में 78 रुपीज ही कर पाएंगे। हम छोटा अमाउंट ले रहे हैं कि 78 रुपीज मार्केट में पैसा लगा पाएंगे, कॉमर्शियल बैंक 78 रुपीज ही लगा पाएगा। अब मान Yes, लीजिए सीआरआर और एसएलआर अगर बढ़ा दिया, तो ये तो मेरा और कम हो जाएगा ना अमाउंट। Yes, ma'am. तो अगर हमको महंगाई कंट्रोल करना है, तो जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किए, पैसा बैंक के पास कम होगा तो कस्टमर के पास अल्टीमेटली कम जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am, कम जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे कंट्रोल होगा। सेम प्रोसेस वही, इसमें से कोई भी जितना अभी हम लोग डिस्कशन किए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, कोई भी अगर इसमें से कुछ भी बढ़ेगा तो ये वाला फॉलो होगा पैटर्न, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, लोन डिमांड कम करेंगे, कैश प्राइस भी कम होगा, डिमांड कम होगा, डिमांड Inflation भी कम अब जैसे, हाँ समझ गए, आप लोग का आवाज ब्रेक हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोरोना वाला टाइम आ गया, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे, तो क्या इंस्ट्रक्शन गया गवर्नमेंट से, जो मोदी गवर्नमेंट है, क्या इंस्ट्रक्ट किए कि भाई आरबीआई अभी थोड़ा आप लिबरल कर दो अपना मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तो लिबरल कर Yes, दिए, सब चीज घटा दिए। तो सब चीज अगर घटेगा तो जस्ट अपोजिट इसका होगा, Yes, ma'am. इंटरेस्ट भी कम हो गया। महंगाई जब हमको कम बढ़ाना होगा, तो मतलब डिमांड को बढ़ाना होगा, तो इंटरेस्ट रेट कम, लोग लोन लेने के लिए जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास होगा, डिमांड भी होगा तब। डिमांड भी करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा हो जाएगा। नतीजा जो इकोनॉमी नीचे जा रहा है वो थोड़ा बैलेंस होकर मैम आवाज नहीं आ रहा। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इधर से ब्रेक हो रहा है, पता नहीं किसका आवाज। कृष्णा अपना आवाज यार। सबको ब्रेक हो रहा है। खैर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए? यस इस मैम। तरीके से महंगाई कंट्रोल होता है। अब देखिए एक और टर्म है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, एक MSF भी होता है, ठीक है, MSF, या फिर आगे मिलेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फंड होता है ये, या फिर इसमें क्वालिटेटिव में दिया हुआ है। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए आपका मॉड्यूल।
नहीं दिया हुआ कहीं भी। देखिए एक टर्म होता है आपका MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? जब हम एक रात के लिए लोन लेते हैं बैंक के पास, जब कमर्शियल बैंक के पास एक रात के लिए लोन अगर लेना पड़ेगा, ओवरनाइट अगर बोलते हैं, मतलब शॉर्ट का भी शॉर्ट, तो वो MSF हो जाता है। मैम एक रात के लिए भी लोन मिलता है? कमर्शियल बैंक को ओ, ये मतलब इंस्टेंटली जरूरत पड़ गया किसी भी काम को, ओवरनाइट मेरे को पैसे चाहिए, कमर्शियल बैंक को चाहिए ओवरनाइट के लिए, तो अगेन उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एकदम शॉर्ट हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। और यस मैम। उससे 14 डेज का अगर हम ले रहे हैं तो वो रेपो रेट हो गया, और लॉन्ग टर्म हो गया तो बैंक रेट हो गया। तो इसमें से कोई भी बढ़ेगा या घटेगा आपको इम्पैक्ट पता चल गया, ठीक है। यस मैम। तो इतना है आप लोगों का। एक और है यहाँ पे देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जब हम मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लोगों के पास पैसा अधिक है, तो क्या करती है गवर्नमेंट अपना कमर्शियल बैंक के थ्रू, या मान लीजिए अपना LIC का एजेंट हो गया या कोई भी सर्टेन सिक्योरिटीज हो गया, वो बेचना शुरू कर देती है। सिक्योरिटी देगी, आपसे कैश लेगी, मतलब हम लोग जो RBI है वो खरीदना शुरू कर देती है। समझ आया? अगर पैसा ज्यादा है तो हम सिक्योरिटी बेचेंगे। पैसा कैश लेगी वो। RBI, एक मिनट दोबारा सुनिए, RBI सिक्योरिटी बेचेगी, सेल करेगी, ताकि पब्लिक पैसा दे, ठीक है। और यही ऑन कॉन्ट्ररी, अगर पैसा हमको इन्फ्यूज करना होगा इकोनॉमी में, तो हम सिक्योरिटी को क्या करेंगे? खरीदना शुरू करेंगे। खरीदना शुरू कर देंगे। RBI खरीदना शुरू करेगी ताकि पैसा इन्फ्यूज हो इकोनॉमी में। ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक लाइन लिखी लीजिए, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट to control supply of money in banking system. To control supply of money in banking system. यस मैम। यस मैम, डन। मैम हाँ बताइए। RBI सिक्योरिटी क्यों बेचेगा मैम? आदमी तो खुद ही जाएगा ना, उसको जरूरत होगा तो उसको बेचने का क्या जरूरत था? दोबारा रिपीट करिए मैम। जैसे बोले ना RBI जो सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचेगा, तो जैसे आदमी के पास अगर पैसा है तो वो खुद ही ना जाएगा, मतलब उसको तो खुद ही जरूरी ना चाहिए कि हम अपना पैसा सिक्योर करें, वो मतलब क्यों गवर्नमेंट पैसा कम हो, जैसे देखिए नहीं, ये जो तरीका होता है ना, लिक्विड पैसा कम करने का तरीका होता है। जैसे आपके पास अगर ज्यादा पैसा अगर होगा, कैश पैसा, तब तो आप पैसे उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करवा दिया गया, ठीक है, तो बस पेपर आपके पास है, कैश नहीं है। जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, हम लोग LIC पढ़ के आए हुए हैं, म्यूचुअल फंड कर लिए, इंश्योरेंस कर लिए, तो क्या पेपर ही ना आया मेरे पास, बॉन्ड पेपर ना आया? यस मैम। और जो पैसा मिलेगा वो 10 साल के बाद ना मिलेगा, 10 साल तक तो महंगाई कंट्रोल हो गया ना। अच्छा। यस मैम, समझ आया? तो कैश फिलहाल आपके हाथ से लिए, इन्वेस्टमेंट ही है आपका, लेकिन कैश आपके हाथ से आ गया। अब आप उसको खर्चा नहीं करेंगे, अब आपके हाथ में बॉन्ड पेपर होगा, सिक्योरिटी जो भी बेचा गया आपको वो आपके हाथ में होगा। समझ आया? यस मैम। तो इस तरीके से ये सारा टूल्स यूज करती है RBI। अब है क्वालिटेटिव, तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं। इतना पढ़ के आज ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाले में एक दिन अगर गैप करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए आज की आज क्लास खत्म होते के साथ कम से कम 5 ही 10 ही मिनट देखिए।